गुड आफ्टरनून क्लास, नमस्ते, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। जैन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। तो समय 2025 का दिन 18 जनवरी, जो कि एसएससी सीजीएल का पेपर कंडक्ट होता है, बहुत अच्छे तरीके से पेपर कंडक्ट करवाया जाता है और जीएस और जीके के सवालों से आप लोगों का सामना होता है। तो किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आए थे और आपने किस तरीके से उसको टैकल किया है, साथ ही साथ आगे आने वाले आगामी परीक्षाओं में आप किस तरीके से जीके और जीएस के सवालों को देखेंगे और किस पोर्शन पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उन्हीं क्वेश्चन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 पर आइएगा। पार्ट 2 जो है ये है, पार्ट 1 आपका इसी वीडियो के चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि PMP22 यानी कि PMP22 इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म लिखा गया है यहाँ पर, बाय द डुप्लीकेशन ऑफ द पेरिफेरल माइलिन प्रोटीन, पेरिफेरल माइलिन प्रोटीन 22 जेन ऑन विच क्रोमोसोम। कह रहा है कि ये जो रोग है ये किस गुणसूत्र के कारण होता है, मतलब अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो किस जो है गुणसूत्र के कारण होगा। ऑप्शन दिया गया है 21, 15, 8 और 70। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 17। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, इसके बारे में आपका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ये रहा। सवाल को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। चलो, ये तो ज़्यादा ही छोटा हो गया। तो देखो किस तरीके से एग्जामिनर ने एग्ज़ाम में आपके साथ हवाबाजी की है, जो कि ऐसा हवाबाजी नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर दिया गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। चलो देखो, कह रहा कि किस पोर्टल ने हितधारकों को 2023 में, अब देखो ये करंट का सवाल है, ये तो इतिहास का सवाल हो गया, लेकिन अब भाई एग्जामिनर है, ठीक है, कि 2021 का करंट अफेयर पूछ लो, कह दो ये करंट अफेयर है, ये तो इतिहास हो गया। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए लॉगिन करने के 4 कुशल तरीकों के माध्यम से धन प्रलेखन परियोजना निगरानी और अनुमोदन से संबंधित जानकारी तक निर्भर पहुंच अनुमति दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, जस्टिस डेवलपमेंट पोर्टल आपका इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जस्टिस डेवलपमेंट पोर्टल, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें और अदर ऑप्शन की, तो डिजिटल इंडिया पोर्टल आपका क्या है, जहां पर डिजिटल के बारे में, डिजिटली जो हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। डेवलपमेंट इंडिया का मतलब है कि गांव, पंचायत, नगर पालिकाओं, इनमें क्या क्या विकास हुआ है उसके बारे में आपको मिलेगा। और प्रधानमंत्री ने जो जो स्कीम लॉन्च की है मोदी जी ने, उन सभी स्कीमों के बारे में, आम जनमानस तक क्या क्या उस पर वर्क हुए, वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वाले पोर्टल पर। फिलहाल आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, यानी होम मिनिस्टर की बात कर रही है। तो इनके नाम का कोई मोहताज नहीं है, हम कह सकते हैं कि इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की अगर हम बात करें तो सरदार की जो उपाधि है, सरदार की उपाधि इनको बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं के द्वारा दी गई। साथ ही साथ इनसे जुड़ी हुई और भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाता है, और भारत को एकजुट करने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए, जैसे कि हैदराबाद, ठीक है, जूनागढ़, इन सभी को, कश्मीर, इन सभी को जोड़ने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लगाइएगा कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। और जैसे कि जूनागढ़ पुलिस कार्रवाई के थ्रू, हैदराबाद आपका ऑपरेशन पोलो। साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखिएगा कि इनकी 2018 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का क्या किया गया, अनावरण किया गया, जिसको हम लोग जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। अच्छा गुरुजी, अगर मान लिया कि सवाल ये पूछ लिया जाए स्टैचू ऑफ पीस, तो ये भी ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ पीस अगर पूछा जाए, स्टैचू ऑफ
पीस अगर पूछा जाए तो ये है पाली राजस्थान, पाली राजस्थान, और जो कि 151 जो है सेंटीमीटर की है। ये तो 182 जो है आपका मीटर है, सबसे ऊंची प्रतिमा है पूरे विश्व में। 151 सेंटीमीटर की जो है मूर्ति यहाँ पर किसकी है? पाली राजस्थान, जो को कहा जाता है स्टेचू ऑफ पीस। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनकी जो ये मूर्ति है ये किस नदी पर बनी है? तो नदी है आपकी कौन सी, वो आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखकर। आगे चलते हैं, इनसे जुड़ी कुछ और बातों को अगर हम देखें तो इन्हें किस संविधान में कौन सा अध्यक्ष बनाया गया था जो है इनको? तो इनको तो एक प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष और साथ ही साथ मौलिक अधिकारों के सलाहकार के रूप में इनको जो है शामिल किया गया था। और कुछ बातें इनसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इसका आपको जो है 1928 में इनका जो है ये दिया गया था सरदार की उपाधि। जब बारदोली सत्याग्रह होता है, कब होता है? 1928 में। ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और इनसे कुछ जुड़ी और भी बातें आप लोग देख लीजिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट बातें यही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ये रहा, हरित क्रांति से पहले भारत में कृषि क्षेत्र की क्या स्थिति थी? तो यहाँ पर दिया गया है यूज ऑफ आउटडेटेड, आउटडेटेड का मतलब जो कि प्रचलन से बाहर हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी नहीं था। यानी जैसे अभी हल वगैरह जो है, जैसे कि आ गया है रोटावेटर, आ गया है कल्टीवेटर, कई अत्याधुनिक मशीनें आ गई हैं जो कि कृषि में काफ़ी ज़्यादा उत्पादकता बढ़ा रही हैं। पहले बैल और हल होते थे, उन्हीं से, और जो सिंचाई होती थी वो वर्षा आधारित होती थी। वर्षा हो रही है तो पैदावार हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है तो पैदावार नहीं हो रही है। अभी तो वैज्ञानिक तकनीक के जो है उस पर खेती की जा रही है। तो पहला आंसर हो जाएगा इसमें से यही, हरित क्रांति से पहले। तो हरित क्रांति तभी लाया गया कि पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। आप लोग बताइएगा कि हर कमेंट बॉक्स में लिखकर कि हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। चलिए, क्या वर्गीस कुरियन को जाना जाता है? अगर हाँ तो आप लोग बताइएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका बहुत बेहतरीन से इंतजार कर सकता है। देखो भैया कर रहा है, देखो यहाँ पर सवाल है आपका कि वाल्टर फ्लेमिंग ने किस वर्ष में गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखने और समसूत्र माइटोसिस की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए गुणसूत्र अभिरंजन किया? तो ये है, ऑप्शन हो जाएगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, 1882 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ और ज़्यादा इतनी चीज़ें हैं नहीं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य किया? तो जैसा कि मूल संविधान में क्या था कि जब संविधान लागू हो गया, संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और कुछ आंशिक जो है वो लागू कर दिया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया और इसी उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस भी आपका रिपब्लिक डे जो है वो मनाते हैं। संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया? पूर्णतः अगर पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950, और बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। तो जब तैयार हुआ तो भारत के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। तो हुआ क्या कि कोई भी बिल होता था, कोई भी सलाह होता था, वो सलाह राष्ट्रपति माने या ना माने वो उसकी मर्जी होती थी।
लेकिन जब ये फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने, राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने कई ऐसी चीज़ें की जो कई बिल को जो सरकार है वो पास करवाना तो चाहे लेकिन वो पास ना हो पाए। जैसे कि अभी फिलहाल में जो अपने राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, सत्ता में कौन है, बीजेपी है, और सत्ता में बीजेपी है तो कहने का मतलब है कि भारत की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में भले ही निहित हों लेकिन कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। सारे के सारे काम किसके नाम पर किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। क्लियर है, आगे बात समझ में। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का है, सारे काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। तो इन्होंने कई ऐसी चीजें की, तो इससे क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी बनी तो इन्होंने प्रधानमंत्री को क्या जो पद है उसको ऊपर करने के लिए इन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जितनी भी बातें राष्ट्रपति को बोलेगा, राष्ट्रपति वो सारी बातों को मानने के लिए बाध्य है। यानी अगर मैंने कहा कि अगर इनको हटाना है, इनको मंत्री बनाना है, कोई भी बिल पास करवाना है, कुछ भी सलाह देना है, वो सारी की सारी कौन मानेगा, राष्ट्रपति मानेगा। तो इन्होंने एक संशोधन किया, किसने, इंदिरा गांधी जी के काल में ही संशोधन हुआ, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि आपका 1976, और इसमें कई सारे चेंजेस हुए जिसकी प्रस्तावना में भी 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जब हुआ तो इसमें 74 क्लास 1 जोड़ा गया, और 74 क्लास 1 में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य किया है। यानी जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी किसको, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, वो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पर वर्चस्व किसका ज्यादा हो गया, प्रधानमंत्री का, यानी राष्ट्रपति का तो मामला खत्म। तो इसका मतलब राष्ट्रपति किसी का गुलाम है नहीं। तब तुरंत ही जब सरकार चेंज होती है और प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हमको वोट दोगे तो जितनी बातें इंदिरा गांधी जी ने की हैं उसका हम अपोजिट कर देंगे। क्लियर। तो फिर संविधान संशोधन होता है 44वां 44, और ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में, और इसमें ये कहा गया, क्या कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, लेकिन अगर कोई भी बिल या सलाह राष्ट्रपति को लगता है कि ये अच्छा नहीं है तो एक बार पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। कहने का मतलब अब एक बार तो पावर मिल गई ना राष्ट्रपति को कि किसी भी को वो चाहे कि भाई इसको एक बार और देख लो, हो सकता है इसमें कुछ किया जा सके। लेकिन अगर दोबारा से राष्ट्रपति के पास बिल या सलाह दिया जाता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। तो अपना जो सवाल था उस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 42। बात समझ में आई क्या है, क्लियर है। तो यहां पर इस तरीके से ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, यहां पर मिलान करना है आपको। अब देखो ऐसे सवाल जब आते हैं तो ये बहुत आसान होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, यहाँ पर ये सान्याल यहाँ होना चाहिए, सच्चिदानंद जो है ये सान्याल यहाँ पर होना चाहिए, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो यहाँ होना चाहिए। ठीक है, और भगवती चरण बोहरा यहाँ पर होना चाहिए, ये हो गया। अब आ जाओ, ये भी यहाँ पर नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पर जो क्या होता है कि जब सवाल एग्जामिनर बनाता है तो 2-3 ऐसा आपको क्लू देगा। जैसे मान लिया कि आप कई बच्चों को तो रटा होता है, आनंद मठ सबके जुबान पर रहता है कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, चट्टोपाध्याय के द्वारा, ये सबको पता होता है। यानी अब यहां पर जो डी का मिलान होगा वो 2 से होगा। अब देख लो डी का मिलान यहां तो है नहीं,
इस वाले ऑप्शन में है नहीं, इस वाले ऑप्शन में नहीं, अब या तो ए होगा या सी होगा। तो यहां पर ये ध्यान रखना। अब एक चीज और आपको देखना पड़ेगा कि बंदी जीवन जो है, बंदी जीवन की बात करें या फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब की बात करें तो ये गांधी जी से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? गांधी जी ने। यानी द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब ये लिखा गया है भगवती चरण बोहरा के द्वारा। यानी ए का 3, तो ए का 3 चाहिए हमें, ए का 3, तो ए का 3 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और बी का कितना हो जाएगा? 1। और सी का कितना हो जाएगा आपका? 4, यानी कि यहां पर। ठीक है, तो अब आपका जो मिलन हुआ A3 B1 C4 D2। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा। आगे दिया गया हवा के घूमने वाले ऐसे स्तंभ जो जल निकायों के ऊपर होते हैं। जल निकायों के क्या होते हैं? ऊपर। जैसे कि बाउंडर आता है ना, समुद्र में पानी पहले नीचे बहुत शार्प रहेगा, फिर ऊंचे ऊंचे क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और सामान्यतः भूमि बाउंडरों की तुलना में कम खतरनाक कहलाते हैं। जैसे भूमि पर एक बाउंडर आता है, धूल वगैरह ऐसे ऐसे चक्कर चक्कर लगाते हैं, वो भूमि बाउंडर हो गया। लेकिन जो जल बाउंडर आएगा, वो जल बाउंडर में आपका टाइफोन भी हो सकता है, साइक्लोन भी हो सकता है। तो कहां पर आएगा? उसको क्या बोला जाएगा? वाटर्स पॉट। वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, यहां पर मैं बना देता हूं। तो वो जाकर यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, मतलब चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि संसद निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या कम नहीं कर सकता है? तो ये ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती केस 1973। मूल ढांचे से भी यही संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां जनवरी 2024 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर संबोधन में राजनीतिक दलों से विभाजन के बजाय एकता प्रेरित करने वाली चर्चाओं में शामिल होने और व्यक्तिगत हमलों के बजाय विचारों को बढ़ावा देने का आग्रह किसने किया? तो चीफ इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है। कौन थे? राजीव कुमार। तो यहां पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट में कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा। कह रहा कि अप्रैल 2023 में विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया स्पर्धा में खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा डी मुकेश। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित दो कथनों के संबंध में जो सत्य है उस विकल्प का चयन करें। कह रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई भारत की निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। इसने मुगलों नामक आक्रमणकारियों के एक नए बैंड को सत्ता में लाया। तो पहली भी बात सही है और दूसरी भी बात सही है, लेकिन यहां ऑप्शन देखो कुछ चेंज है। ऑप्शन क्या दिया गया है? स्टेटमेंट से ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर ए की व्याख्या नहीं करता है। स्टेटमेंट दूसरा है, स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर जो है वो ए की व्याख्या कर रहा है। तो देखो ये तो कंफर्म है कि पानीपत की पहली लड़ाई भारत के लिए निर्णायक में से एक थी, क्लियर है। और उसी के कारण ही जो मुगलों का आक्रमणकारियों का फैलाव और यहाँ पर जमाव हुआ, तो ये व्याख्या कर रही है। तो दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्वेश्चन ये रहा। 2020 में निम्नलिखित में से किस अवसर पर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया? तो ये ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस में शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। कौन सा भारतीय शहर अपने सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों के बीच औसत तापमान में सबसे कम अंतर का अनुभव करता है?
तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। मुंबई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, मुंबई में 2 दर्रे भी पाए जाते हैं, एक है थाल घाट, थाल घाट दर्रा, और एक है भोर घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा। तो भोर कहाँ होता है? भोर, भोर मतलब सुबह, कहाँ होता है? पुणे, पूरब में। तो इसको भोर से याद रखिएगा, पुणे, यानी पुणे से जोड़ने के लिए भोर घाट का। और यहाँ पर एक जो है आपका जो है उल्का पिंड निर्मित झील है, उल्का पिंड निर्मित झील है, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में, और जो जिसको हम क्या बोलते हैं? लोनार झील, लोनार झील। साथ ही साथ यहाँ पर अभी हाल ही में समुद्र में क्या बनाया गया है? सेतु बनाया गया है, ठीक है, जो कि सबसे लंबा है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये टोटल 25 सवाल थे जो एसएससी मेंस 18 जनवरी 2025 को पूछे गए थे। तो आपने देखा कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं था और बहुत ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने जितने भी आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं उन सभी को भेजिएगा। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज अपनी कक्षा यहीं तक होगी, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।